नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सागर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश। आज हम जो नया प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए, आज का जो प्रकरण है वो है समास। समास देखिए, समास समास जो शब्द है वो सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय से बनता है। समास है समास। समास का जो अर्थ है वो होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात कोई जो बड़ा शब्द है, दो या दो से अधिक पदों से जो अलग अलग जैसे शब्द बना हुआ है उसको संक्षिप्त करके एक पद बनाना, समस्त पद बनाना, सामासिक पद बनाना समास कहलाता है। तो संक्षिप्तीकरण। संस्कृत में यदि हम परिभाषा की बात करें तो सूत्र आता है समसनम समास है। समसनम समास है अर्थात संक्षेपण को समास कहते हैं, अर्थात संक्षेपण करना ही समास कहलाता है। संधि में जब हम पढ़ते थे तो वहां पर दो वर्णों का जो मेल होता था और उस मेल से विकार उत्पन्न होता था, और यहां पर क्या होगा, दो या दो से अधिक पदों का मेल होगा। तो दो या दो से अधिक जब पदों का मेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। देखिए कि दो या दो से अधिक पदों के मध्य की जो विभक्ति है, यानी कि उनका जब मेल होगा, जब हम दो या दो से अधिक पदों का जब मेल करेंगे तो उनके मध्य की जो विभक्तियां हैं वो हट जाएगी। तो दो या दो से अधिक पदों के मध्य की विभक्ति हटाकर संक्षिप्त रूप बनाना समास कहलाता है। यानी कि पदों के मध्य से जो विभक्तियां हटा करके और नया जो सामासिक पद बनाएंगे तो वो समास कहलाएगा। अब समास आपके दो प्रकार के वहां प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो समास विग्रह वाले शब्द आपसे दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि सामासिक शब्द बनाइए और समास का नाम भी लिखिए, या फिर आपको एक समस्त पद दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो देखिए, समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह, जैसे हमने कहा समास, जब मध्य की विभक्तियों को हटा करके हम समस्त पद बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। परंतु जब समस्त पद या सामासिक पद को पुनः अलग अलग करके, पुनः उसको हम तोड़ करके पृथक पृथक करके और विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात सामासिक पद को तोड़ करके और हम जब विभक्ति वापस विभक्तियों को उसमें लगा देते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम कहें कोई भी जैसे शब्द है राजपुत्र। अब देखिए, राजपुत्र ये सामासिक शब्द है, राजपुत्र सामासिक शब्द है, लेकिन अगर जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या अर्थ होगा, राजपुत्र। अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान रहे, चाहे सामासिक पद हो या विग्रह किया हुआ पद हो, अर्थ वही रहेगा। इसका अर्थ होगा राजा का पुत्र। तो जब हम विभक्ति जोड़ेंगे तो राजा का के की षष्ठी विभक्ति राजस्य पुत्र, राजस्य पुत्र इति राजपुत्र, राजस्य पुत्र इति राजपुत्र। तो ध्यान रहे, सामासिक पद जो राजपुत्र है इसका अर्थ भी राजा का पुत्र है, और राजस्य पुत्र जो विग्रहित पद है उसमें भी उसका भी अर्थ क्या है, राजा का पुत्र। तो ध्यान रहे, यहां पर अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। अब समास के भेद। समास के भेद, संस्कृत में समास के 5 भेद हैं। संस्कृत व्याकरण में समास के 5 भेद माने जाते हैं। समासः पंचधा, समास 5 प्रकार का होता है जो निम्न प्रकार है। देखिए, सबसे पहला जो समास है वो होता है केवल समास। जो केवल समास होता है, जो विभिन्न, जो कोई किसी प्रकार की जो संज्ञा है उससे वो रहित होता है और केवल समास होता है, जो कि 10वीं के पाठ्यक्रम में ये नहीं है। इसके बाद दूसरा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास प्राय पूर्व पद का अर्थ, जहां पर जो पूर्व वाला पद है उसका अर्थ जहां प्रधान हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद बनता है वो भी अव्ययी होता है, इसीलिए अव्यय का भाव है, इसीलिए अव्ययी भाव है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव है तो इसका प्रथम पद अव्यय होगा, वह उपसर्ग या फिर निपात कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा हम कहें कि इससे जो संयुक्त पद बनेगा या समस्त पद बनेगा या सामासिक पद जो बनेगा वो भी अव्ययी होगा, अव्यय भाव। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास प्राय उत्तर पद का अर्थ जहां पर प्रधान हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास जो है वो एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है और एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को आप कर्मधारय समास भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है, संस्कृत में कर्मधारय समास अलग से न होकर के तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसको ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। और जब विशेषण
जब विशेषण का प्रयोग हो और विशेषण संख्यावाचक हो जाए, तो संख्यावाचक जब शब्द हो तो फिर इसी को कर्मधारय का भाग है द्विगु। तो हम कहें कर्मधारय और द्विगु जो दोनों भाग हैं, ये तत्पुरुष समास के भाग ही संस्कृत में माने जाते हैं। चौथा जो समास है बहुव्रीहि समास। प्राय अन्य पद अर्थ, प्राय अन्य पद का जब अर्थ जहां पर प्रदान हो वहां बहुव्रीहि समास है। ना प्रथम पद का अर्थ प्रदान होगा, ना दूसरे पद का अर्थ प्रदान होगा, कोई अन्य ही पद का अर्थ प्रदान होगा। जैसे हम कहेंगे चतुर आनन। अब चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, चार हैं सिर जिसके। अब यहाँ पर नाम आएगा, चार भाई सिर किसके हैं, तो ब्रह्मा जी। लेकिन जब हम दोनों पदों को अलग करेंगे तो चतुर और आनन, ना तो ब्रह्मा जी चतुर है और ना ही आनन है, ना तो चार है और ना सिर है, परंतु अन्य पद का जो अर्थ है वह प्रधान है, तो चतुरानन। तो यहाँ पर हम कहें कि जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें प्राय अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। और पांचवा जो समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व प्राय उभय पद, उभय का मतलब दोनों पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो जहां पर दोनों ही पद प्रदान हो, दोनों ही पद का अर्थ प्रदान हो, उस समास को जो है आप क्या द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार हम कहें कि 5 प्रकार के समास संस्कृत व्याकरण में होते हैं। आपके जो 10वीं के पाठ्यक्रम में है, आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में भी जो कुछ निश्चित आपको ये दे रखे हैं कि भाई ये रूल हैं, वही उसमें है। इसके अतिरिक्त आपके तत्पुरुष समास के जो भाग हैं, तो तत्पुरुष समास अलग से न होकर के आपके स्पष्ट रूप से कर्मधारय समास और द्विगु समास ये आपके पाठ्यक्रम में है। और इसके अतिरिक्त बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो हम कहें कि तत्पुरुष समास हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन तत्पुरुष के जो भाग हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, वो दोनों हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो अब हम आज 10वीं के पाठ्यक्रमानुसार समास का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जो है क्रम से अव्ययी भाव समास का हम अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम अव्ययी भाव अभ्यास का अध्ययन। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास जो है इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रदान होगा, पूर्व पद का अर्थ प्रदान होगा और पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा, यानी कि उपसर्ग या निपात। इसका जो दूसरा पद है पर पद, वो हमेशा क्या होगा, वो संज्ञा होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। इसका जो सामासिक या जो समस्त पद बनेगा वो भी निश्चित रूप से अव्यय होगा और नपुंसक लिंग एक वचन में वो बनेगा, नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। एक ही पद की यदि आवृत्ति बार बार होती है तो फिर वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। देखिए कुछ इसके जो अव्ययी भाव समास जो 10वीं के पाठ्यक्रमानुसार आपके 6 अर्थों में इसको दे रखा है, तो उन 6 अर्थों में हम इसको समझते हैं। ऐसे ये लगभग आपके 16 अर्थों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन 6 अर्थों में आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है, तो उन 6 अर्थों को हम देखते हैं। पहला देखिए अनु, अनु यानी पीछे या पश्चात, पश्चात अर्थ में और योग्य अर्थ में, दोनों अर्थों में अनु का प्रयोग होता है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसकी में पश्चात शब्द लगेगा, योग्य अर्थ में होगा तो योग्य शब्द लगेगा। देखें आप, जैसे अनुराजम, अनुराजम, अब आगे तो ये जो है अनु अव्यय है, अव्यय हो गया, या हम कहें कि ये उपसर्ग है तो भी अव्यय है, तो आगे का प्रथम पद तो हो गया अव्यय। दूसरा राजम, राजम राजा है, लेकिन यहां पर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो अव्यय भाव का समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा, इसलिए हमने बनाया उपराजम। उपराजम अर्थ क्या है इसका, राजा के पीछे। ध्यान रहे आपको एग्जाम में सिर्फ ये समस्त पद और समास विग्रह वहां पर आएगा। समास विग्रह आएगा तो आपको समस्त पद बनाना है, और समस्त पद आता है तो आपको समास विग्रह करना है। मध्य में ये अर्थ सिर्फ और सिर्फ हमारी सरलता के लिए और आसानी से हम इसको समझ सकें, समझने के लिए हमने इसको बीच में अर्थ लिखा है, ताकि हम जब समास विग्रह करें तो आपको समस्या ना आए। तो देखिए अनुराजम का मतलब है राजा के पश्चात या राजा के पीछे। तो देखिए राजा के, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, राजा एक वचन है, तो फिर राजा जो शब्द है राज्य शब्द है, तो इसका षष्ठी विभक्ति हो जाएगी राजन की राज्ञे। राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन होगी, राज्य है और पीछे पश्चात, राज्ञ है पश्चात यदि अनुराजम। ऐसे ही देखिए अनुगंगम, अब यहां शब्द है गंगा, तो गंगा के पीछे, गंगा के पीछे, तो गंगा जो शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति करेंगे, गंगा या पश्चात, ये विग्रह हो जाएगा गंगा के पीछे। ऐसे अनुरथम,
अनुरथम, रथ के पीछे। तो रथ यहाँ देखिए एक वचन है, इसलिए षष्ठी एक वचन करेंगे, रथस्य पश्चात इति अनुरथम। इसी प्रकार आप अनुकृष्णम, कृष्ण के पश्चात, कृष्णस्य पश्चात इति अनुकृष्णम, अनुविष्णु, विष्णु के पश्चात, विष्णु पश्चात इति अनुविष्णु, अनुराधम, राधा के पश्चात, राधाया पश्चात इति अनुराधम। इस प्रकार अन्य और भी इसके जो उदाहरण है वो आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे देखिए अब अनुगुणम, अब यहाँ पीछे जो संज्ञा शब्द गुण है, अब ये गुण संज्ञा न हो के आप देखिए एक तरह से किसी का विशेषता बता रहा है गुण। अब गुण के पीछे, अच्छा नहीं, गुण के पीछे, गुण के पीछे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर रथ के पीछे, राजा के पीछे, गंगा के पीछे, लेकिन गुण के पीछे, तो इसलिए गुण के पीछे ना होगा, क्या होगा? गुणों के योग्य। ये योग्य अर्थ में होगा, गुणों के योग्य। अब यहाँ देखिए गुण बहुवचन में है, षष्ठी विभक्ति, इसलिए गुणा नाम योग्यम इति अनुगुणम। ऐसे अनुरूपम, रूप के योग्य, तो रूप के योग्य, रूप एक वचन में लेंगे, रूपस्य योग्यम इति अनुरूपम। ये आपके पहले जो अनु अर्थ में हमने देखा, अनु जो है दो अर्थों में होगा, पश्चात और योग्य अर्थ में। दूसरा देखिए उप, उप, उप का जो प्रयोग होगा वो होगा समीप अर्थ में, जैसे उपनदम, उपनदम यानी कि नदी के समीप, उपनदम यानी नदी के समीप। अब नदी षष्ठी विभक्ति आएगा तो बनेगा नद्ये, नद्ये समीपम इति उपनदम, नद्ये समीपम इति उपनदम। दूसरा देखिए उपवनम, अब यहाँ वन है, वन के समीप, तो वनस्य समीपम इति उपवनम, वनस्य समीपम इति उपवनम। उपगु, उपगु गाय के समीप, यानी कि गौ समीपम इति उपगु, गो समीपम गाय के समीप। ऐसे ही उपगंगम, गंगाया समीपम उपगंगम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, उपयमुनम यमुनाया समीपम इति उपयमुनम। तो इस प्रकार से ये अन्य जो शब्द हैं इसके बन जाएंगे, उदाहरण और बन जाएंगे, और भी इसके अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। चौथा देखिए जो अर्थ होगा सह, सह, लेकिन जब हम इसको समासिक शब्द में लिखेंगे तो वहां सह न आकर के हम सिर्फ दंते स यही लिखेंगे, वहां स ही लिखेंगे। और सह, सह का अर्थ क्या होता है? साथ या फिर सहित, तो यहाँ पर सहित का प्रयोग होगा। और जैसा हम कारक में पढ़ते हैं सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह के योग में जो अप्रधान जो भी हो कारक होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी अर्थ, हिंदी अर्थ में षष्ठी नजर आ रही है, लेकिन हम स के कारण जो प्रयोग करेंगे किसका करेंगे? तृतीया का। देखिए स आश्चर्यम, स आश्चर्यम, यहाँ पर स और आश्चर्यम का आ दोनों मिलकर दीर्घ संधि और शब्द बन गया साश्चर्यम, तो आश्चर्य के साथ। तो फिर सात के योग में तृतीय विभक्ति होनी है, इसलिए हमने आश्चर्येण सहितम, आश्चर्येण सहितम, पीछे का जो संज्ञा शब्द है उसके साथ विभक्ति लगा करके और जो इसका अर्थ है स का अर्थ है सहित, वो लगा देना है तो आपका विग्रह हो जाएगा। आश्चर्येण सहितम इति साश्चर्यम, सचित्रम, चित्र के साथ, अर्थात चित्रेण सहितम इति सचित्रम। साग्रहम, तो आग्रह के साथ, आग्रहेण सहितम इति साग्रहम। सम्मानम, तो सम्मान के साथ, सम्मानेन सहितम इति सम्मानम। अब यहां पर हम कहें, देखिए वहां पर आपको सिर्फ ये दो चीज, एक तो विग्रह और एक संयुक्त पद, ये दो चीजें, बाकी अर्थ आपकी सरलता के लिए। आगे देखिए निर, निर का अर्थ होता है अभाव, कमी, किसी चीज का अभाव है कहीं पर तो वो होता है निर। जैसे निर्जनम, जनों का अभाव, निर्जनम जनों का अभाव। देखिए जन यहाँ पे जो है बहुवचन है, तो यहां पर हम लिखेंगे जना, नाम पीछे स्वर है इसलिए म लिखेंगे, अभाव, जना नाम अभाव इति निर्जनम। अर्थात ऐसा स्थान जहां पर लोगों का अभाव है, जनों का अभाव है, तो वो जगह क्या कहलाएगी? निर्जन। निर्जन जहां पर मनुष्य नहीं रहता हो तो जना नाम अभाव इति निर्जनम। निर्मूलम, निर्मूलम, मूल का अभाव एक है इसलिए मूलस्य अभाव
इति निर्मूलम, मूलस्य अभाव इति निर्मूलम, निर्मक्षिकम, मक्षिकम शब्द है मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी, तो मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, तो यहां पर बहुवचन है, तो मक्षिका नाम अभावः, मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम, निर्बलम, निर्बलम, तो यहां देखिए बल का अभाव, बलस्य अभावः इति निर्बलम, बलस्य अभाव इति निर्बलम। इसी प्रकार विघ्नानाम अभाव इति निर्विघ्नम, जलस्य अभाव इति निर्जलम, और भूषणानाम अभाव इति निर्भूषणम। ये जो हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण इसके देखे हैं, चार जो अर्थों में अव्यय भाव के, ये आप इसको या तो नोट्स में लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं। इसके जो दो और अर्थ हैं उनको भी हम देखते हैं, और देखते हैं कर्मधारय समास को। अब अव्यय भाव समास के जो दो और उदाहरण जो शेष हैं उनको हम देखते हैं। दो और अर्थों में हमें देखना है, चार अर्थों में हम देख चुके हैं। अगला अर्थ है प्रति। प्रति है जो विवक्षा और बार बार अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए समस्त पद जैसे प्रतिदिनम है, तो पीछे जो दिन है हर दिन, तो यहाँ पर ये विवक्षा होगी, इसकी आवृत्ति होगी और शब्द बनेगा दिनम, दिनम प्रति। ये इसका समास विग्रह हुआ, दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम। मासम प्रतिमासम, मासम मासम प्रति इति प्रतिमासम। ऐसे प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति इति प्रतिवर्षम। इसी प्रकार देखिए प्रतिनगरम, नगरम नगरम प्रति इति प्रतिनगरम, क्षणम क्षणम प्रति इति प्रतिक्षणम, वनम वनम प्रति इति प्रति वनम। ऐसे ग्रामम ग्रामम प्रति इति प्रतिग्रामम। तो इस प्रकार हम कहें कि जहां पर प्रति जो है, प्रति का प्रयोग होगा विवक्षार्थ में, यानी कि आवृत्ति यहां पर होगी। जो पीछे शब्द है परपद है, उस परपद की आवृत्ति होगी, उसके पश्चात प्रति लिख करके हम इसका समास विग्रह कर देंगे। अगला जो है यथा। यथा का जो प्रयोग है अनअतिक्रमण। अनअतिक्रमण अर्थात अतिक्रमण न करना, अपने जो भी चीजें उसके अनुसार चलना, अपनी मर्यादा में रहना। जैसे यथा कालम, काल के अनुसार, तो कालम अनअतिक्रम में, अनअतिक्रम में, कालम अनअतिक्रम में इति यथा कालम। यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, शक्तिम, शक्तिम अनअतिक्रम में इति यथा शक्ति। यथेच्छम, अब देखिए यहां यथा इच्छा, इच्छा के अनुसार है, तो यहां आएगा इच्छाम अनतिक्रम में इति यथेच्छम। इसी प्रकार यथा बलम, बलम बलम अनतिक्रम में इति यथा बलम, यथा नियमम, नियमम 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 अनतिक्रम में इति यथा नियमम, विधि तो विधिम अनतिक्रम में यथा विधि, देवम देवम अनतिक्रम में इति यथा देवम। इसी प्रकार जो और भी अन्य उदाहरण हैं इस प्रकार से इसके बन जाते हैं। तो अव्यय भाव समास में जो चार अर्थों में आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं, उन चारों अर्थों में जो उदाहरण बनते हैं वो हमने देखे। इसके अतिरिक्त भी और जो उदाहरण है आप उसका अभ्यास और कर सकते हैं। अब हम जो अगला समास है वो देखते हैं कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय जो कर्म धारण करता हो, अर्थात इसको हम कहें कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। समान अधिकरण अर्थात जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियां क्या हो, समान हो, इसलिए इसको बोलते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष या फिर कर्मधारय तत्पुरुष समास जो है, कर्मधारय समास, ये क्या होता है, विशेषण विशेष्य का समास है। इसमें विशेषण पूर्व हो सकता है, विशेष्य पूर्व हो सकता है, लेकिन विशेषण विशेष्य का इसमें प्रयोग होता है। एक विशेष्य होता है और एक विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा या जिस विशेषता के द्वारा जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण। यहां देखिए अगला उपमान उपमेय। उपमान उपमेय
का समास। इसमें उपमान और उपमेय का भी प्रयोग होगा। उपमान और उपमेय, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए। आगे देखिए, पूर्व व पर दोनों पद जो हैं इसमें समान विभक्ति होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, तो ध्यान रहे जब हम इसको तोड़ेंगे तो दोनों विभक्तियां समान होगी। आगे देखिए नील शब्द है तो गुण संधि होकर उत्पलम है, तो पीछे उत्पलम आगे नील, तो यहां लिखेंगे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम। देखिए यहां कृष्ण सर्पः, तो ये कृष्ण सर्पः इति कृष्ण सर्पः। सुंदर बालक, सुंदर बालक, लेकिन यहां पर जब इसको समास विग्रह करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सुंदरः बालकः, सुंदरः बालकः। महाराजा, महाराजा, इसका ध्यान रखिए, कई बार पूछा भी जा चुका है और अक्सर पूछते हैं, तो इसका जो विग्रह होगा महांच असो राजा, महांच अशो राजा इति महाराजा। सुपुरुष, सुपुरुष यानी कि अच्छा पुरुष, सुपुरुष अच्छा पुरुष, तो सुंदर पुरुषः इति सुपुरुष। कुराजा, कु के यहाँ शब्द प्रयोग होता है कुत्सित, कुत्सितः राजा इति कुराजा। सुंदरः पुरुषः इति सुपुरुष और कुत्सितः राजा इति कुराजा। अब देखिए इसमें जो ईव शब्द, ईव शब्द का प्रयोग करके और हम कुछ जो शब्द बनाते हैं, विग्रह करते हैं, वो भी आपके किसमें कर्मधारय समास में आता है। जैसे घन श्याम, घन श्याम, देखिए श्याम है लेकिन किसके समान, घन के समान, घन यानी बादल के समान, श्याम यानी काला, काला तो है, सांवला तो है, लेकिन किसके समान है, बादल के समान। तो यहां हो जाएगा घन ईव श्यामः इति घनश्यामः, घन ईव श्याम इति घनश्यामः। चंद्रमुखम, चंद्रमुखम, तो चंद्रम ईव मुखम इति चंद्रमुखम, चंद्रम इव मुखम इति चंद्रमुखम। नरसिंह, से नर है लेकिन किसके समान, सिंह के समान। सिंह इव नरः इति नरसिंह, नरसिंह। अब दो शब्द ऐसे आ जाएं जो देखिए एक दूसरे के लगभग आपको ऐसा लगे कि एक जैसे हैं, तो फिर यहां पर जो है इनमें च का प्रयोग किया जाता है, च का प्रयोग किया जाता है। हमने जो ये देखा ये विशेषण विशेष्य, पहला जो हमने उदाहरण देखे ये विशेषण विशेष्य के हैं। यहां पर हम च का प्रयोग करेंगे। देखिए शीतोष्णम, तो यहां पर दो है, शीतश्च उष्णम च, शीतम च उष्णम, ठंडा और गर्म। इसी प्रकार रक्तपीत, रक्तश्च पीतः, रक्तश्च पीत, लाल और यहां पर पीला, लाल और पीला। तो हम कहें कि जहां पर दोनों ही शब्द यहां पर विशेषण है, नीचे दोनों ही शब्द विशेषण है, तो फिर हम च का प्रयोग करके लिखेंगे। ऊपर देखें विशेषण विशेष्य है, तो ये विशेषण विशेष्य लिखेंगे एक समान विभक्ति में। और दूसरा जो है यहाँ पर उपमान उपमेय है, उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है। तो तीनों तरह के उदाहरण कर्मधारय समास में हमने देखे। अब कर्मधारय समास के पश्चात इसके बाद जो कर्मधारय समास का ही एक भाग है, हम कहें द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु, जहां पर पूर्व में क्या है संख्या आता हो, द्विगु समास, उसको हम पढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास जो कि कर्मधारय समास का एक भाग है, और कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास का एक भाग है, यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, वही कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में जब संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु,
अर्थात जब कर्मधारय समास में पूर्व यानी कि पहला जो पद है वो संख्यावाची हो तो फिर द्विगु समास कहलाता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। देखिए प्राय ज्यादातर जो द्विगु समास का हम बनाएंगे वो ज्यादातर समाहार अर्थ में होगा, समाहार यानी कि समूह अर्थ में होगा। तो देखिए जो और इसका जो सामासिक पद है यानी कि जो समस्त पद है वो नपुंसक लिंग अथवा स्त्रीलिंग एक वचन में वो बनेगा। तो देखिए बनाते हैं, यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। अब यहाँ देखिए संख्यावाची त्रि, पंच, पंच, ये जो शब्द है सब संख्यावाची शब्द है। चतुर, त्रि, षण, सप्त, तो संख्यावाची इधर देखिए सप्त, पंच, त्रि, पंच, अष्ट, 10, शत, सप्त, तो ये सब संख्यावाची शब्द पूर्व पद संख्यावाची, अतः यहाँ पर क्या है द्विगु समास है। देखें त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवन का समाहार। बहुवचन है इसलिए षष्ठी बहुवचन आया, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। देखिए पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार इति पंच पात्रम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति त्रिभुवनम, पंचानाम पात्राणाम समाहार इति पंच पात्रम। उसी प्रकार पंच गवम, पंचानाम गवाम समाहार इति पंच गवम, पंचानाम गवाम समाहार इति पंच गवम। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहार इति चतुर्युगम। त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकम। अब देखिए त्रिलोकम इसका स्त्रीलिंग शब्द भी बन जाता है। स्त्रीलिंग का कहने का मतलब है स्त्रीलिंग में शब्द बनेगा इसका त्रिलोकी, त्रिलोकी। समास विग्रह वही होगा, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, जैसे त्रिलोकम का हुआ त्रयाणाम लोकानाम समाहार, समास विग्रह वही होगा, तो इसका त्रिलोकी भी अगर बनता है तो वो भी आप बना सकते हैं। षण मातुर, षण मातुर। अब ये देखिए षण मातुर, षणाम मातृणाम अपत्यम पुमान, 6 माताओं से जन्मा हुआ मनुष्य। ऐसे हम कहें षणानाम मातृणाम अपत्यम पुमान, 6 माताओं से जन्मा हुआ व्यक्ति। सप्त ग्रामम, सप्त ग्रामम, सप्तानाम ग्रामानाम समाहार इति सप्त ग्रामम। अब देखिए यहाँ पर षड आनन जो होता है, षड आनन भी इसी में होता है और कार्तिकी के लिए प्रयोग होता है। तो षड आनन, षड आनन में लेकिन प्रयोग क्या होगा, बहुब्रीहि समास। यहाँ देखें सप्त दिनम, सप्तानाम दिनानाम समाहार इति सप्त दिनम। पंचरात्रम, पंचानाम रात्रीणाम समाहार इति पंचरात्रम। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति त्रिलोकी। पंचवटी, पंचवटी, पंचानाम वटानाम, 5 वड़ों के जो वट के पेड़ है उनका एक समाहार, पंचानाम वटानाम समाहार इति पंचवटी। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह या 8 अध्यायों का समाहार, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति अष्टाध्यायी। सब इसी प्रकार दशाब्दी, दशानाम अब्दानाम समाहार इति दशाब्दी। इधर आपके शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहार इति शताब्दी। सप्तशती, सप्तशती सप्तानाम सत्यानाम इति समाहार इति सप्तशती। तो यहाँ पर देखें कि हमने जो देखा ज्यादातर इसके जो उदाहरण हैं वो समाहार अर्थ में है और अक्सर आपके जो परीक्षा 10वीं परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर द्विगु समास से पूछे जाते हैं तो लगभग इन उदाहरणों में से ही वहां पर कोई ना कोई उदाहरण आ जाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जो उदाहरण है वो आप अभ्यास करें तो आपका और अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तो कोई भी प्रश्न जो है आपका मिस नहीं होगा। आज हमने जो है 3 समास जाने, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। 3 समास हमने आज पढ़े। अब हमारे समास प्रकरण के 2 समास और शेष है, एक बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, जिनको हम अगली जो कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।